हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बीमारी यानी कि डिजीज के बारे में, जिसका नाम सुनते ही इंसानों के छक्के छूटने लगते हैं, हम लोगों के छक्के छूटने लगते हैं, जिसका नाम है एड्स। तो आइए एड्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये AIDS चीज है क्या, आखिर इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या है। जनरली हम लोग इसके फुल फॉर्म को ही जानते हैं, इसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा एड्स कैसे होता है, आखिर कैसे एड्स फैलती है हमारी बॉडी में, आखिर इससे क्या होता है, आखिर इससे जान क्यों चली जाती है। क्योंकि ये तो हम सब लोगों को पता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया यानी कि HIV उसके अंदर हो गया, ये वायरस अगर उसके अंदर चला गया, एंट्री ले लिया एक बार, ये एक इनक्यूरेबल डिजीज है, यानी कि ये लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होता है। इसके बारे में आज हर चीज इस वीडियो के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसे फैलता है। तो आइए इसको समझते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक यह वीडियो समझ में आए, लोगों को के पास यह वीडियो जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले एड्स को लेकर के। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम को डिकोड करने की कोशिश करें तो एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमको बाय बर्थ मिलता है, कंजेनाइटल होता है, ये जन्म से ही हर इंसान को मिलता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आदमी जन्म के बाद लेता है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसी की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डिफिशियंसी यानी कि कमी होने लगती है। आखिर क्यों कमी होने लगती, आज इस वीडियो में हम लोग इसको जान ही लेंगे। तो सबसे पहले ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV। ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है? रेट्रो वायरस, जितने भी आप वायरस देख रहे हो ना, उसमें दो चीजें होती है। एक जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, और उसके अंदर दो प्रोटीन के कोड होते हैं जिसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक उसी तरह से इस HIV में भी रेट्रो वायरस है। और रेट्रो वायरस इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जैसे कि हर वायरस में होता है उसी तरह इसके ऊपर भी 2 प्रोटीन के कवरिंग है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। और कुछ वायरस में इसके ऊपर भी एक कवरिंग होता है जिसको इनवलप कहा जाता है। इस रेट्रो वायरस में यानी कि HIV में ये इनवलप भी इसमें पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये हमारी बॉडी में कैसे एंट्री कर लेता है, कैसे जाकर के हमारी बॉडी में क्या करता है। सबसे पहले ये हमारी बॉडी में, मान लीजिए कि अब कोई भी वायरस जो होता है ना, वो कंप्लीट हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रवेश करता है, एंट्री लेता है। ये सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है। ठीक वैसे उसी तरह से ये HIV अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA हमारी बॉडी में अंदर भेजेगा। जैसे ही अंदर जाएगा सबसे पहले टिश्यू में जाएगा। टिश्यू आप सबको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू में एक मैक्रोफेजेस सेल होता है, उस सेल में सबसे पहले जाता है वो। इसलिए मैक्रोफेजेस को HIV का फैक्ट्री माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये जो वायरस है उसी के अंदर जाता है, उसको फाड़ चीर देता है, खत्म कर देता है उस मैक्रोफेजेस को। उसके बाद ये हमारी बॉडी के सेल में जाता है। सेल में आपको पता है कि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसी के अंदर हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल DNA RNA होगा वो होगा। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेजेस यानी टिश्यू को फाड़ चीर करके अंदर चला जाएगा। और इसके पास जनरली आप एक चीज और समझ लो, हमारी बॉडी में अगर कोई प्रोटीन बनना होता है किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले DNA से RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनता है। डायरेक्ट RNA से प्रोटीन नहीं बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस है इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है, ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है। ये सबसे पहले RNA से DNA बनाएगा, फिर DNA से RNA बनाएगा, और फिर RNA से प्रोटीन बनाएगा। तो चूंकि RNA से DNA बनाने के लिए इसके पास एक एंजाइम होना चाहिए। एक सेंट्रल डोगमा होता है, एक रूल है कि DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्योंकि DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो RNA से DNA बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टा हो रहा है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो चूंकि RNA से DNA बनेगा, फिर DNA से RNA बनेगा, फिर RNA से प्रोटीन बनेगा।
तो चूंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो पहले इसको डीएनए बनाना होगा। इसके लिए इसके पास, इस जेनेटिक मटेरियल के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ये आरएनए से डीएनए बना लेगा। अब जैसे डीएनए बनाएगा उसके बाद ये होस्ट का सारा एंजाइम यूज करता है, ये बॉडी में अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में एंट्री लेगा, वहां से फिर ये आरएनए से डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से ये जो इंसान का जो यानी कि जो सेल है उसका जो एंजाइम होता है उससे डीएनए से आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और फिर उस सेल में जाकर के अपना मल्टीपल कॉपी बनाने लगता है और फिर उसको घायल करके उस सेल को किल करके फिर ये अगले सेल में घुस जाता है। कंटिन्यू ऐसे करता चला जाता है। अब बात आती है कि इस हमारे बॉडी में ये कौन से सेल को किल करता है। ये जो एचआईवी है ये हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल को किल करता है। टी हेल्पर सेल क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका कमांडर है। हमारी बॉडी में एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है। ये दोनों हमारी बॉडी में जितने भी इंफेक्शन, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया जो भी कुछ आता है उस सबको मार देता है और इन दोनों को जो कमांड करता है ये टी हेल्पर सेल करता है। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा कंट्री है जिसकी सैनिक को ही आपने कंप्लीट तबाह कर दिया, आप उस कंट्री को कोई भी छोटा देश हरा सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। ठीक वैसा ही एचआईवी में होता है। हमारी बॉडी में जो कमांडर है टी हेल्पर सेल, उसको ये कंप्लीटली धीरे धीरे तबाह कर देता है, धीरे धीरे उसका खात्मा कर देता है। जब टी हेल्पर सेल यानी कि इम्यून सिस्टम का कमांडर ही मर जाता है तो धीरे धीरे ये मारते जाता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी इम्यूनलेस हो जाती है, इम्यूनिटी होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस एड्स यानी कि इस बीमारी की होती है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी में कोई डिजीज अंदर गई, कोई बैक्टीरिया अंदर गया और उसके बाद उसको लक्षण आएंगे उसके एंट्री लेने के बाद, तो वो जब एंट्री लिया और लक्षण आने के बीच की पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इस एचआईवी में, इस एड्स के डिजीज में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 10 साल का होता है। इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसको एड्स हो गया है। 5 से 10 साल के बाद पता चलता है क्योंकि धीरे धीरे ये जो वायरस है टीएस सेल को धीरे धीरे किल करना शुरू करता है, 5 साल 10 साल में पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही जब नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में जनरली कुछ माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। ये हमारी बॉडी से ऐसे ही लड़ लेते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी बॉडी में जो वायरस है ये पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को खत्म कर चुका है, किल कर चुका है, तो ये सब वायरस जब अटैक करने लगता है, ये सब फंजाई, बैक्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्मा ये सब जो अटैक करता है उससे भी आदमी की मृत्यु होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। छोटा सा वायरल फीवर होगा, हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने बताया, छोटा कंट्री भी बड़े कंट्री को हरा सकता है अगर उस बड़े कंट्री में कोई डिफेंस सिस्टम ना हो। ठीक उसी तरह यही होता है, धीरे धीरे ये टी हेल्पर सेल को बिल्कुल ही हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। और ये टीएस सेल जो आता है एक्वायर्ड इम्यूनो से आता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये बॉडी में फैलता कैसे। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को एड्स पहले से ही है, अगर उसके साथ आपने इंटरकोर्स कर लिया तो उसमें वो बीमारी आ सकती है। कंटेमिनेटेड ब्लड, अगर किसी व्यक्ति में एचआईवी पहले से ही है, अगर उसका ब्लड आपके अंदर किसी वजह से आ गया तो उसको ये बीमारी हो सकती है। किसी इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू भी आ सकती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी हो उसके बॉडी में अगर वो निडल यूज किया गया है और वही निडल आपकी बॉडी में यूज किया गया है तो उससे भी फैल सकते हैं। और ये प्लेसेंटा के थ्रू, फीटस में मदर के थ्रू भी आ सकता है। मतलब अगर कोई माँ अपने गर्भ में बच्चे को पाल रही है, अगर उसको एचआईवी वायरस है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये डिजीज, ये जो एचआईवी है उस बच्चे में भी, उस फीटस में भी आ सकता है। और अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि आखिर एड्स से हमको कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये तो ठीक हो नहीं सकता, लेकिन हम इसका बचाव कर सकते हैं। अगर हम इसके बचाव के बारे में समझे, हम लोगों को एडुकेट करना चाहिए अबाउट एड्स। इसके लिए भारत सरकार ने NACO जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ NGOs वगैरह हैं, जैसे NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमको अवेयर करती है कि एड्स के बारे में। जैसे कि 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि एड्स को लेकर के कैसे हम बचे जा सकते हैं, इसके क्या उपाय हैं। अगर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को एड्स हो गया है, तो उसके लिए 2 टेस्ट आते हैं। एक होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट और एक होता है डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोज कर लिया जाता है कि उस इंसान को ये एड्स है कि नहीं है। उसके लिए एक आती है एलाइजा। एलाइजा कैसे काम करता है इसकी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, बस अभी आप ऐसा समझ लो कि एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे होता है जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस आदमी को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है।
और दूसरा एक कन्फर्मेटेड टेस्ट होता है जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उस इंसान को HIV हो चुका है, उस व्यक्ति को एड्स हो चुका है, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये दो टेस्ट, कन्फर्मेटेड टेस्ट के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर ये एड्स किसी व्यक्ति को हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस एड्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप, अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया हुआ है तो आपको आसानी से हेल्प मिल जाएगी। आप आराम से बायोलॉजी का क्लास इस लिंक के थ्रू यानी कि इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन